प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ धम्म लिपि के बारे में, अर्थात ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? क्या ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति फोनेशियन अरमाइक लिपियों से हुई है? क्या संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा जा सकता है या फिर संस्कृत भाषा विदेशी आक्रमणकारियों की भाषा है? सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। तो ये चारों किताबें आपके सामने हैं। इनके अलावा ललित बिस्तर से भी मैंने जानकारी ली है और जैन ग्रंथ है समवयांग सूत्र, उससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है और आदि पुराण से ली है जो जैन धर्म का ही एक ग्रंथ है। हालांकि उनको मैंने यहाँ पे इसलिए शामिल नहीं किया है कि उनसे बस थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने ली है इसीलिए, लेकिन ये चारों बुकें जो आपके सामने हैं इनसे मैंने बहुत अधिक जानकारी ली है, इसीलिए मैंने इन चारों बुकों को आपके सामने रखा है। पहली बुक में धम्म लिपि की डिक्शनरी के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात जो अशोक के अभिलेखों में जो भाषा लिखी है उसकी डिक्शनरी की इसमें बात की गई है। और दूसरी बुक में आपको इंडस वैली लिपि और ब्राह्मी लिपि के मध्य में क्या संबंध है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और तीसरी बुक में आपको फोनेशियन अल्फाबेट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और चौथी बुक में आपको अरमाइक लिपि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अरमाइक लिपि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस बुक में दी गई है। तो अगर आप लोग इन चारों बुकों को पढ़ना चाहते हो तो ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो वहां से इन्हें ऑर्डर करके आप मंगवा के पढ़ सकते हो। इनमें से कुछ जो बुकें हैं जैसे फोनेशियन और अरमाइक लिपि से संबंधित ये थोड़ी सी महंगी हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो अगर आप लोग इन्हें पढ़ना चाहते हो तो ऑर्डर करके इन्हें मंगवा सकते हो। तो यही है चारों बुकें जिनसे मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। सही जो वीडियो की शुरुआत है वो यहाँ से होती है, ब्राह्मी लिपि का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। ब्राह्मी लिपि को भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक लिपि का दर्जा दिया जाता है क्योंकि ब्राह्मी लिपि को भारत की सभी लिपियों की जननी माना गया है, अर्थात हमारे देश में जितनी भी लिपियां आज मौजूद हैं उन सब की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्राह्मी लिपि के ऐतिहासिक प्रमाण कई प्राचीन राजाओं के अभिलेखों में आज भी देखे जा सकते हैं, चाहे फिर वो अशोक के अभिलेख हों या गुप्त राजाओं के अभिलेख हों। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अशोक के अभिलेखों में जिन अक्षरों और वर्णों का प्रयोग किया गया है वो थोड़े से अलग हैं और गुप्त राजाओं के अभिलेखों में जिन अक्षरों और वर्णों का प्रयोग किया गया है वो थोड़े से अलग हैं और कुछ नए अक्षर भी गुप्त काल में आके जोड़े गए हैं। हालांकि इन पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, अभी फिलहाल परिचय पर बात करते हैं। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, जैसे आजकल हम बाएं से दाएं ही लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता था, लेकिन कुछ लिपियां ऐसी हैं जिन्हें दाएं से बाएं लिखा जाता है, उनकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा। इसके अक्षरों का रूप सरल और सीधा है, जिससे भारत की अनेक लिपियों जैसे देवनागरी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती आदि की उत्पत्ति हुई है। और भी लिपियों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जो प्रमुख हैं मैंने उनके यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो ये तो था ब्राह्मी लिपि का परिचय। और अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि के नामकरण पर। नामकरण के संबंध में इतिहासकारों और विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। ब्राह्मण धर्म के लोग अलग मान्यता रखते हैं, बौद्ध धर्म के लोग अलग मान्यता रखते हैं और जैन धर्म के लोग अलग मान्यता रखते हैं। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार इस लिपि की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, जैन धर्म के अनुसार इस लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है और बौद्ध धर्म के अनुसार इस लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण धर्म के अनुसार इस लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्राह्मण धर्म में मान्यता है कि इस लिपि का जो संबंध है वो ब्रह्मा जी से है, क्योंकि इस लिपि की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। इसी कारण इस लिपि का जो नाम है वो ब्राह्मी लिपि पड़ा है और इसका जो उल्लेख है वो दो प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। एक का नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण और दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, और ये दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखित ग्रंथ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इनमें जानकारी ब्राह्मी लिपि के बारे में और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताई गई है।
अब बात करते हैं जैन धर्म के अनुसार कि जैन धर्म में क्या मान्यता है ब्राह्मी लिपि के संबंध में। जैन धर्म में मान्यता है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री बम्भी के नाम पर इस लिपि का नाम बम्भी लिपि रखा गया है और बम्भी लिपि को ही बाद में ब्राह्मी के नाम से जाना गया है। और इस तथ्य का जो उल्लेख है वो जैन ग्रंथ आदि पुराण में किया गया है। और आदि पुराण में एक तथ्य की चर्चा और की गई है और वो तथ्य ये है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की दूसरी पुत्री सुंदरी ने अंकों का ज्ञान दिया था। पहली पुत्री ने लिपि का ज्ञान दिया और दूसरी ने अंकों का ज्ञान दिया था। और जैन ग्रंथ समवयांग सूत्र में 18 लिपियों की सूची दी गई है। तो वो कौन कौन सी 18 लिपियां हैं वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें बात की गई है बम्भी लिपि। ये आपको ध्यान में रखना है कि बम्भी को ही ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और दूसरी चर्चा की गई है यवनालिया लिपि अर्थात यवन लिपि के बारे में चर्चा की गई है और सबसे पुरानी मानी गई है। अर्थात ब्राह्मी लिपि के बाद सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? यवन लिपि, ऐसा जैन ग्रंथों का मानना है। इसके बाद तीसरा जो नाम आता है वो दोषपुरिया लिपि का आता है। तीसरी सबसे पुरानी लिपि ये है। और चौथी सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? खरोस्थी लिपि है। इसके बाद पांचवा जो नंबर आता है वो पुखर सरिया लिपि का आता है, फिर भोगबैया लिपि का आता है, फिर पहाड़िया लिपि का आता है, फिर अंतरकारिया लिपि का आता है, फिर अक्षर पुथिया लिपि का आता है, फिर बेड़ैया लिपि का आता है, फिर निन्हैया लिपि का आता है, फिर अंक लिपि, गणित लिपि, गंधब्य लिपि, आयंस लिपि, महेश्वरी लिपि, दामिली लिपि अर्थात तमिल लिपि और सबसे अंत में पोलिंदी लिपि का नाम आता है 18वें नंबर पर। इस तरह से 18 लिपियों की जो चर्चा है वो जैन ग्रंथ समवयांग सूत्र में की गई है। तो ये तथ्य आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये तो थी जानकारी जैन धर्म के अनुसार। और अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है ब्राह्मी लिपि के बारे में। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों की चर्चा की गई है। ललित विस्तर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ है और यह ग्रंथ 3री सदी के आसपास का माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्रथम सदी या 2री सदी के आसपास का है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 4ठी-5वीं सदी के आसपास का है और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 3री सदी के आसपास का है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ललित विस्तर ग्रंथ में ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। इस तथ्य को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर ब्राह्मी लिपि का नाम सबसे पहले किसी ग्रंथ में आया है तो वो है बौद्धों का ललित विस्तर। इसके बाद अन्य धर्म के ग्रंथों में ये नाम मिलता है। इतिहासकारों और भाषाविदों ने ललित विस्तर ग्रंथ का उपयोग प्राचीन लिपि विज्ञान को समझने के लिए भी किया है। महायान बौद्ध धर्म में ब्राह्मी लिपि को मूल लिपि का दर्जा दिया जाता है अर्थात सभी लिपियों की जननी माना जाता है। ललित विस्तर में हूण लिपि का भी उल्लेख है जिसका संबंध हूण जनजाति से था जो भारत में 4ठी सदी में आए थे। इसी तरह ललित विस्तर में और भी लिपियां हैं जो संदेह की दृष्टि में हैं। ललित विस्तर में संभवतः बाद में इन लिपियों को जोड़ा गया है। अधिकतर यवन, शक, पहलव, कुषाण और जो हूण राजा थे वो महायान शाखा के ही अनुयायी थे। कुछ हीयान शाखा के भी थे लेकिन अधिकतर महायान शाखा के सपोर्टर थे। और ललित विस्तर में देखने को मिलता है कि एक शकों की लिपि है उसका भी प्रयोग किया गया है और ऐसा बताया गया है कि ये सारी लिपियां हैं वो गौतम बुद्ध को सिखाई गई थी और ये तथ्य पूरी तरह से गलत है। इसीलिए ललित विस्तर में कुछ लिपियां ऐसी हैं जो संभवतः बाद में जोड़ी गई हैं। तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। संभवतः इसी के कारण उन्होंने अपनी लिपियों को ललित विस्तर में जोड़ दिया है। ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन नाम धम्म लिपि है जिसका उल्लेख राजा अशोक के अभिलेखों में किया गया है। धम्म लिपि का ही सबसे पहले ब्राह्मी नाम बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में मिलता है। बाद में यही नाम अन्य संप्रदाय वालों ने अपनाया है। आपको ये तथ्य बहुत अच्छे से समझना है। ब्राह्मी जो नाम है
इस लिपि का वो सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिलता है? वो ललित बिस्तर में मिलता है। इसके बाद अन्य धर्म वाले लोगों ने इस नाम को अपनाया है, इसीलिए इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म के ललित बिस्तर को बहुत महत्व दिया है। परंतु इसमें कुछ जानकारी ऐसी है जो संदेह की दृष्टि में है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, क्योंकि ललित बिस्तर का मैंने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात उसमें कुछ जानकारी ऐसी मिली है जो बहुत बाद की है, 3री, 4th, 5वीं, 6वीं सदी की है, लेकिन उसे गौतम बुद्ध से जोड़ा गया है, इसीलिए वो संदेह की दृष्टि में आती है। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्राह्मी लिपि का जो नाम है वो ब्राह्मी कैसे पड़ा, इस तथ्य की चर्चा भी थोड़ी सी कर लेते हैं। ललित बिस्तर के अनुसार यह है बमणों अर्थात जो विद्वान भिक्षु थे उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली लिपि है, इसीलिए उन्हीं के आधार पर इसका जो नाम है ब्राह्मी पड़ा है। ब्राह्मण धर्म में अलग मान्यता है, ब्रह्मा जी से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैन धर्म में मान्यता है कि पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनकी बेटी बम्भी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो तीनों धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे प्राचीन जो उल्लेख मिलता है ब्राह्मी लिपि का वो बौद्धों के ललित बिस्तर नामक ग्रंथ में मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थी जानकारी नामकरण के बारे में, और अब बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। ब्राह्मी लिपि की जो वर्णमाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक कालीन धम्म लिपि की वर्णमाला के बारे में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेखों में जो वर्ण या अक्षर मौजूद हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर दर्शाने वाला हूँ। इसके अलावा अपनी तरफ से या फिर किसी इतिहासकार के द्वारा प्रस्तुत अक्षरों को मैं यहाँ पर स्वीकार नहीं करूंगा। मैं केवल उन्हीं अक्षरों या वर्णों को स्वीकार कर रहा हूँ जो अशोक के अभिलेखों में मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं। तो सामने ये स्वर लिखे हैं, एक तरफ धम्म लिपि में और एक तरफ देवनागरी लिपि में। तो आप दोनों को देखते जाएं, और दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ जाए। जैसे छोटा आ कैसा लिखा जाता है, बड़ा आ कैसा लिखा जाता है, छोटी ई कैसे लिखी जाती है, बड़ी ई कैसे लिखी जाती है, सब मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे दिखाया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से वर्ण या अक्षर नहीं मिलते हैं, तो ये सामने लिखे हुए हैं। इनको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये अशोक के अभिलेखों में मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने स्वरों की चर्चा की और यहाँ पर मैंने की है व्यंजनों की चर्चा। अशोक के अभिलेखों में जिस धम्म लिपि का प्रयोग किया गया है उस धम्म लिपि की वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं उनकी यहाँ पर मैंने चर्चा की है। अशोक के अभिलेखों में जो वर्ण मिलते हैं उन्हीं की मैंने यहाँ पर चर्चा की है। का कैसा बनता है, खा कैसा बनता है, गा कैसा बनता है, सब कुछ मैंने एक एक अक्षर को बहुत अच्छे से समझाया है ताकि आपको छोटी से छोटी बात का ख्याल रहे और आप छोटी से छोटी बात को अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि आजकल कुछ लोगों का ये दावा है कि हमारे देश की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है, और इसी तथ्य को मैं विस्तार से समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा नहीं है। ये फेक न्यूज फैलाई गई है विद्वानों और इतिहासकारों के द्वारा। अशोक के अभिलेखों में जो वर्ण या अक्षर मिलते हैं, जो भाषा मिलती है, उसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो वर्ण या अक्षर हैं अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलते हैं, उनको मैंने नीचे लिखा है। पीले कलर में आप उन्हें देख सकते हैं, जिसमें छत्र ज्ञ ये शामिल हैं। अर्थात उस समय ये वर्ण भी या ये अक्षर भी नहीं चलते थे। तो अशोक के काल में जो धम्म लिपि की वर्णमाला है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाण कालीन, यवन कालीन, इसको थोड़ा मैंने छोड़ दिया है, सीधे गुप्त काल पे आके मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 4वीं सदी से लेकर 5वीं 6वीं सदी के मध्य की जो गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि है उसमें जो वर्ण या अक्षरों की संख्या है उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि कौन से वर्ण या अक्षर गुप्तकालीन ब्राह्मी में नहीं मिलते हैं। तो ये 3 हैं जिनको मैंने पीले कलर में लिखा है और एक गोल सर्किल के अंदर इनको लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से ये
ये चीज समझ में आ जाए। तो ये है स्वर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के, ये आपको समझना है। और ये है गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के व्यंजन, इनको भी आपको अच्छे से समझना है। और यहाँ पर भी छात्राज्ञा नहीं मिलता है, परंतु समझने वाली बात ये है कि बाद में कुछ विद्वानों ने छात्राज्ञा को कुछ वर्णों को मिला के बना लिया है और ये प्रचारित कर दिया है कि गुप्त काल में ये वर्ण मौजूद थे, अर्थात संस्कृत गुप्त काल में चलती थी। लेकिन गुप्त काल में जो हम संस्कृत देखते हैं वो प्राकृत का ही एक स्वरूप है, वो संस्कृत नहीं है। संस्कृत का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं वो संस्कृत का स्वरूप ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कि संस्कृत अति प्राचीन भाषा है। और खास तौर से धार्मिक लोग इस तथ्य की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। उनके अनुसार सृष्टि बनने से पहले संस्कृत भाषा बन चुकी थी, सृष्टि का निर्माण बाद में हुआ। पहले संस्कृत भाषा बनी, इसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ, तब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ऐसा धार्मिक लोगों का मानना है। परंतु मेरा मानना है कि ये आपकी आस्था का विषय है और आस्था इतिहास नहीं होती है। इतिहास के लिए तथ्य और सबूतों की जरूरत होती है, जबकि आस्था के लिए तथ्य और सबूतों की कोई आवश्यकता नहीं है। धार्मिक लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उस तथ्य को आपको समझना है कि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में भी छात्राज्ञा नहीं मिलते हैं। और अभिलेखों के आधार पर मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, ताम्रपत्रों के आधार पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ताम्रपत्र कुछ बाद में भी लिखे गए हैं, जैसे 12वीं 13वीं सदी में, और उनको प्रचारित किया गया है कि ये गुप्तकालीन है। जैसे अकबर के शासन काल में बहुत सारे फर्जी ताम्रपत्र बना के अकबर से जमीनें ली गई हैं, ये कहकर कि ये गुप्त राजाओं ने जमीनें हमें दान में दी थी। वो सारे ताम्रपत्र अकबर के समय के हैं और वो फर्जी हैं। मैं उनके आधार पर भी आपको जानकारी नहीं दे रहा हूं, जो गुप्त राजाओं के अभिलेख हैं उनके आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। तो यहाँ पर व्यंजनों को आपके सामने लिखा गया है, तो आप देख लीजिए, अच्छे से वो समझ लीजिए, और अगर हो सके तो इन्हें आप लिख लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो ये तो थी जानकारी ब्राह्मी लिपि के वर्णों के बारे में। अशोककालीन जो वर्ण थे उनकी मैंने चर्चा की, और गुप्तकालीन जो वर्णमाला थी उसकी मैंने चर्चा की और आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब बात करते हैं धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों से लेकर इतिहासकार तक एक मत नहीं है। भारतीय और विदेशी इतिहासकार ब्राह्मी लिपि पर अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। जेम्स प्रिंसेप और ब्यूलर जैसे विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति फोनेशियन अरमाइक लिपियों से हुई है, क्योंकि फोनेशियन अरमाइक लिपि से कुछ ब्राह्मी अक्षर समानता रखते हैं। इसीलिए उनका ये मानना है कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है वो फोनेशियन अरमाइक लिपि से हुई है। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि फोनेशियन लिपि और ब्राह्मी लिपि, इनमें कुछ वर्णों की समानता जरूर दिखती है, परंतु वो अलग अलग हैं। कैसे हैं उस पर बात करते हैं। इसीलिए जेम्स प्रिंसेप और ब्यूलर जैसे विदेशी इतिहासकार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति फोनेशियन अरमाइक से मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति फोनेशियन अरमाइक से नहीं हुई है, क्योंकि फोनेशियन लिपि का जो विकास काल है वो 1200 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, 1200 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है फोनेशियन लिपि का विकास काल। इस लिपि का उद्भव आधुनिक जो सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन है और उत्तरी जो इजराइल है उस वाले क्षेत्र से माना जाता है, जो प्रमुख रूप से यहूदियों का गढ़ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फोनेशियन लिपि सांकेतिक लिपि थी जिसमें केवल 22 व्यंजन थे तथा इस लिपि में स्वर का प्रयोग नहीं होता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, केवल 22 व्यंजन थे। फोनेशियन लिपि से ही अरमाइक लिपि निकली है। अरमाइक लिपि का समय 10वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है और आज का जो सीरिया और इराक का क्षेत्र है उसी क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। और अरमाइक लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है
और ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। अरमाइक लिपि भी व्यंजनों पर आधारित लिपि थी और ब्राह्मी लिपि में स्वर और व्यंजन स्पष्ट हैं। फोनेशियन लिपि में केवल 22 व्यंजन हैं, वहां पर स्वरों की चर्चा नहीं की गई है। और अरमाइक लिपि में भी व्यंजनों की ही चर्चा की गई है, स्वरों की चर्चा भी है लेकिन वो व्यंजन की तरह ही है, परंतु ब्राह्मी लिपि में स्वर और व्यंजन स्पष्ट हैं। हमारी टीम के रिसर्च के अनुसार ब्राह्मी लिपि हड़प्पाई लिपि से प्रभावित है, जिसे 2600 से 1700 ईसा पूर्व की लिपि माना जाता है। हालांकि इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ये एक अलग बात है। और हड़प्पा लिपि का जो प्रयोग है वो मोहरों पे, मृदभांडों पे आज भी साफ दिखाई देता है। तो विद्वानों के द्वारा ये कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति फोनेशियन लिपि से हुई है या अरमाइक लिपि से हुई है, ये पूरी तरह से गलत है। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो समानता रखते हैं, लेकिन कुछ अक्षरों के कारण हम पूरी लिपि को ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। धम्म लिपि, जिसे बाद में ब्राह्मी का नाम दिया गया, भारत की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। और हमारे देश में जितनी भी आज लिपियां चल रही हैं, उन सारी लिपियों की जो उत्पत्ति है वो धम्म लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, उसी से हुई है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा जा सकता है? गुप्त काल में जो प्राकृत का स्वरूप था वो थोड़ा सा बदल चुका था, वो संस्कृत के जैसी लगने लगी थी। इसीलिए आज का जो विद्वान वर्ग है वो ये मानता है कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा प्रचलित थी, लेकिन संस्कृत का जो स्वरूप था वो पूरी तरह से प्राकृत से प्रभावित था। तो आज जो हमारे देश में संस्कृत प्रचलित है, ग्रंथों में जिसका प्रयोग किया गया है, वो संस्कृत अलग है। और उस समय की संस्कृत को प्राकृत से प्रभावित होने के कारण ही और बौद्ध धर्मियों के ज्यादा प्रयोग करने के कारण ही बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है गुप्त काल स्वर्ण काल था, क्योंकि इसमें ग्रंथों की रचना बहुत हुई और खास तौर से संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई। परंतु आज एक भी ग्रंथ मौजूद नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि उस समय आज जो संस्कृत भाषा प्रचलित है उसका जो रूप प्रचलित है वो गुप्त काल में प्रचलित था। कुछ पांडुलिपियों में बौद्धों की जातक कथाओं का प्रयोग किया गया है। उन पांडुलिपियों को दिखा दिखा के कुछ बच्चे फेक न्यूज फैला देते हैं कि रामायण महाभारत का उल्लेख किया गया है, जबकि उन पांडुलिपियों पर पहले ही विद्वान वर्ग चर्चा कर चुका है और उन्हें ये बता चुका है कि ये बौद्धों की हैं, इनका संबंध जातक कथाओं से है। लेकिन आजकल के स्वघोषित विद्वान बच्चे इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और ब्राह्मी लिपि को संस्कृत में लिखा जा सकता है। ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला मैंने आपको दिखाई है, उसमें कुछ वर्ण और अक्षर ऐसे हैं जो मौजूद ही नहीं हैं और बिना उन अक्षरों के आप संस्कृत को ठीक से लिख नहीं पाओगे। अब कुछ चतुर लोग क्या करते हैं कि उसी वर्णमाला से नए अक्षरों का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आपने जिन अक्षरों को बनाया है वो राजाओं के अभिलेखों में मौजूद ही नहीं है, ये तो आपने अपनी तरफ से बना के लिखा है। अशोक के किसी भी शिलालेख पर छात्र ज्ञा नहीं मिलते हैं। तो आपको अगर संस्कृत को अशोक कालीन धम्म लिपि में लिखना होगा तो वहां पे आप क्षत्रिय कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। अगर आपको लिखना है तो फिर आपको छात्र ज्ञा इनका निर्माण करना पड़ेगा और वही निर्माण करके ये लोग आजकल लिख के फेक न्यूज प्रचारित कर देते हैं। हमारे देश की जनता भोली भाली है, वो तर्क नहीं करती है और वो खुद से रिसर्च भी नहीं करती है कि इन्होंने जिस तथ्य को प्रस्तुत किया है वो सच है या नहीं है, बस उसे भी वो स्वीकार कर लेती है। और यही कारण है कि आजकल के युवा वर्ग में इतिहास को लेकर बहुत भ्रम रहता है। आजकल जो संस्कृत लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखी जाती है। इस तथ्य को भी आपको याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि प्राचीन है और देवनागरी लिपि बहुत बाद की लिपि है। परंतु कुछ लोग देवनागरी को 1500 ईसा पूर्व में ले जाते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में ये प्रचलित थी, क्योंकि वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई है, इसलिए देवनागरी लिपि भी 1500 ईसा पूर्व की है। इसको भी सही साबित करने पे तुल जाते हैं। परंतु ये सारे तथ्य ऐतिहासिक दृष्टि से गलत हैं। जिसका जो समय है वो वही रहेगा।
मिलेगा। नागरी लिपि की जो शुरुआत होती है वो 8वीं सदी से होना प्रारंभ हो जाती है और नागरी लिपि के बाद ही देवनागरी आई है। हमें इन सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम इस तथ्य को समझ पाएंगे। इतिहास में बहुत से गलत तथ्यों की चर्चा मौजूद है, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा उनमें अभी तक सुधार नहीं किया गया है, बल्कि गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो थी जानकारी ब्राह्मी लिपि के बारे में। और अगर आपका कोई प्रश्न है ब्राह्मी लिपि के संबंध में तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।